हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, 3 प्लैनेट्स कंजंक्शन की सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सैटर्न, राहु एंड मून की कंजंक्शन के बारे में। और काफ़ी लोगों के जो व्यूज़ हैं वो भी आते रहते हैं कि इस कंजंक्शन पे बात करिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि अगर ये तीनों प्लैनेट्स आपके लगन चार्ट के किसी एक ही हाउस में बैठ जाएं, सैटर्न, राहु एंड मून, तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कंजंक्शन का असर हमारे माइंड पे या इमोशंस पे कैसा रहता है। देखिए दोस्तों, मून जो है इसमें बहुत ही सॉफ्ट एंड फुल ऑफ इमोशंस का एक प्लैनेट है। मून से हम अपनी इमोशंस देखते हैं, अपनी माइंड देखते हैं, अपना एक थिंकिंग प्रोसेस देखते हैं, इमेजिनेशन देखते हैं, फैंटेसी देखते हैं एंड खुशी देखते हैं, चीयरफुलनेस देखते हैं, एक विटीनेस देखते हैं, यानी कि एक खुशहाल जो है बातें देखते हैं। और मून से हम अपनी मदर भी देखते हैं। मून सभी अच्छी चीजों को ही रिप्रेजेंट करता है। मून से अगर हम देखें तो वाइट चीजें हमें ज्यादा मिलती हैं, पर्टिकुलरली मिल्क। मून की जो नेचर है एक केयरिंग प्लैनेट है, न्यूरिशिंग का प्लैनेट है। मून से हम अगर प्रोफेशनल लाइफ देखें तो हमें आर्किटेक्चर प्रोफेशन मिलता है, मेडिसिन्स का, फार्मा का प्रोफेशन मिलता है, मेडिकल प्रोफेशन मिलता है, ह्यूमन केयर यानी कि एचआर का प्रोफेशन मिलता है। और मून से वो सारी प्रोफेशंस हम देख सकते हैं जिसमें हम किसी न किसी को न्यूरिश करते हैं या किसी की केयर करते हैं, यानी कि चाइल्ड केयर या क्रच वगैरह का काम भी मून से मिलता है। और एजुकेशन का काम भी मून से मिलता है, यानी कि जो हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, कोई स्कूल या नर्सरी या पोस्ट नर्सरी स्कूल्स की एजुकेशन है, वो भी मून से मिलती है। और दोस्तों, सैटर्न एक बड़ा मैलिफिक एंड एक रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशन का प्लैनेट है, एक जिम्मेदारियों का बोझ है शनि। और शनि जो है इसको एक हम जज की तरह देखते हैं और ये बहुत ही जुडिशियस है। और ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो हमारे पिछले जन्मों के फल हैं, पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं, उनका जो हिसाब किताब है वो शनि देव ही रखते हैं। यानी कि हमें डिफरेंट जो ट्रबल्स में से, बीमारियों में से निकलना पड़ता है लाइफ में, वो उनकी देखभाल शनि करते हैं। यानी सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ जस्टिस। तो सैटर्न से हम लिमिटेशंस देखते हैं, रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं, बाउंड्रीज देखते हैं। और सैटर्न से हम बुरी लंबी बीमारियां देखते हैं, एक नेगेटिविटी देखते हैं। और हम सैटर्न की किसी चीज को भी अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते। सैटर्न इज सच ए प्लैनेट। और इसके बाद राहु एक ऑब्सेसिव एनर्जी। राहु एक इंसान के माइंड को उड़ान दे देता है। राहु एयर का प्लैनेट है और जितने भी हमारे ख्याली पुलाव हैं या इमेजिनेटिव हमारी जो एम्बिशंस हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस हैं, वो हम राहु से देखते हैं। राहु से और भी बड़ी बुरी चीजें देखते हैं, एक ऑब्सेशन देखते हैं। राहु एम्पलीफायर है, जिस प्लैनेट के साथ बैठ जाता है उसके सिग्निफिकेंस को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। और राहु से हम नेगेटिविटी देखते हैं, राहु से दुनिया भर की खराब चीजें देखते हैं, जितने भी हमारे साल्ट हैं, पॉइजन्स हैं, गंदगी है, वो चीजें देखते हैं। फिर राहु से अगर अच्छी चीजें देखते हैं तो राहु एक एलियन प्लैनेट है, फॉरेन लैंड का प्लैनेट है, फॉरेन लैंग्वेजेस का प्लैनेट है, फॉरेन सिग्निफिकेंस का प्लैनेट है। जो भी विदेशी चीजें हैं, जो भी आउट ऑफ बॉक्स चीजें हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, वो सब राहु से देखते हैं हम। और अब क्या है कि जो एक मून जो बहुत ही सेंसिटिव इमोशनल प्लैनेट है, वो 2 मैलेफिक एनर्जी में आ गया। और यहां इतना ही नहीं, क्योंकि राहु के सामने केतु भी बैठा हुआ है, उसकी भी 7वीं दृष्टि मून पे ही पड़ रही है। तो इसका मतलब यह है कि मून इज बीइंग इंपैक्टेड बाय सैटर्न, राहु एंड केतु बाय वर्च्यू ऑफ एस्पेक्ट ऑफ केतु। तो अब
ये मून जो है पूरी तरह डिप्रेस हो जाएगा, यानी कि ये इंसान पूरी तरह डिस्ट्रेस रहेगा, इसका माइंड बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रह सकता है, उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ही पैथेटिकल हो सकती है, उसकी मेंटल कंडीशंस में बहुत ही उतार चढ़ाव हो सकता है। एक तरफ तो रिस्ट्रिक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, लिमिटेशंस, और दूसरी तरफ एक ऐसा प्लैनेट जो आपको ऑब्सेशन देता है, उड़ान देता है, तो माइंड हमारा करना कुछ चाहता है और हम कुछ कर नहीं पाते। सैटर्न हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, खींचता है, और राहु हमें उड़ान देता है, तो ये एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन को फेस करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, डिग्री जरूर देख लीजिए। कई बार क्या होता है, ये कंजंक्शन बड़ी लूज कंजंक्शन होती है और हमें इसके फल कम मिलते हैं। अगर ये कंजंक्शन 10 डिग्री के अंदर अंदर बनी हुई है, यानी कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से 10 डिग्री के अंदर अंदर के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, तो हमें इसके पूरे फल मिलेंगे। जितनी जितनी इनकी डिग्रीज कम होती चली जाएंगी, उतनी उतनी इनके बुरे ही फल मिलेंगे, और इनके कई बार बहुत ही बुरे फल देखे गए हैं। सपोज मून सैटर्न या मून राहु दोनों में से कोई भी दो प्लैनेट्स अगर बिल्कुल क्लोज डिग्री में, यानी कि एक ही डिग्री में बैठ जाते हैं, जिसमें मिनट्स वगैरह बेशक अलग हो सकते हैं, तो हमें फल बहुत बुरे मिलते हैं। यहां पर हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमें ओसीडी जैसी बीमारी लग जाती है, हमें कई ब्लड से रिलेटेड बीमारियां भी यहाँ लग जाती हैं। हमारा जो वाटर बैलेंस है बॉडी में, वो हमारा अनबैलेंस हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इश्यूज पैदा हो जाते हैं। हमारा जो माइंड है पूरी तरह एक डिस्ट्रेस या अनरेस्ट हो जाता है। हम कुछ भी ठीक नहीं सोच पाते, हमें एक फिकल माइंडेडनेस का सामना करना पड़ सकता है, कोई डिसीजन हम नहीं ले पाते, और कभी कभी इंसान इस कंजंक्शन में एक डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। और कभी ना कभी ऐसे हमारे प्लैनेट्स आते हैं सीरीज में जो हमें डिप्रेसिव मेंटल स्टेट में ले जाते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इसी कंजंक्शंस की वजह से देखी गई हैं। मेंटल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी ये कंजंक्शंस दे सकती है, अगर ये बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है। अगर ये लूज कंजंक्शन है तो फिर इसको ज्यादा मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कंजंक्शन अगर इसमें मून की डिग्निटी ज्यादा है तो उसमें थोड़ा सा बचाव रहेगा, यानी कि मून एक्सॉल्टेड है, 2 नंबर साइन में रोहिणी नक्षत्र में बैठा है, और दूसरे प्लैनेट थोड़ा उससे दूर किसी दूसरे नक्षत्र में है, तो यहां पर बचाव रहेगा, क्योंकि मून की डिग्निटी यहां बढ़ जाती है। अगर ये कंजंक्शन मंगल या सूर्य के भी किसी राशि में पड़ी हुई है तो भी इसमें थोड़ा बचाव है। अगर ये कंजंक्शन राहु की या केतु की किसी इसमें बनी हुई है, राशि में बनी हुई है या नक्षत्र में बनी हुई है, तो हमें पीड़ा ज्यादा देगी, हमें प्रॉब्लम ज्यादा देगी। यहां पर आदमी खुश नहीं रह पाता, उदासीन रहता है, और एक टग ऑफ वार चलती है। माइंड आपका बहुत कुछ करना चाहता है ड्यू टू राहु एनर्जी इन मून, वेयरएज सैटर्न उसे रिस्ट्रिक्ट करता है, और केतु का एस्पेक्ट भी उसे एक यूं समझ लो फायरी बना देता है। तो हमें बहुत ही हमारे मेंटल एक स्ट्रगल में से निकलना पड़ता है, और अर्ली ईयर्स में ये कंजंक्शन बहुत बुरी मानी जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो इस कंजंक्शन को हम थोड़ा सा कूल डाउन कर लेते हैं विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, और हम आगे बढ़ जाते हैं। अर्ली ईयर्स के लिए ये कंजंक्शन खराब है, यानी कि कम से कम 28-30 साल तक के बच्चों के लिए ये कंजंक्शन ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ दूसरे रिजल्ट्स देखें तो हमारी मदर की न्यूरिशमेंट में प्रॉब्लम रहती है, मदर से हमारी बनती नहीं है, मदर हमारा ध्यान नहीं रखती, हमारी कभी कभी मदर की कुछ कंपल्शंस हो सकती हैं, कहीं वर्किंग हो सकती है, हमसे डिस्टेंट हो सकती है, या बहुत ही स्ट्रिक्ट हो सकती है, या हमारे साथ उसका व्यवहार अप टू द मार्क नहीं होता। तो हमें ऐसे कभी कभी लगता है कि यार ये हमारी रियल मदर है या नहीं है। इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी इस कंजंक्शन में मिलते हैं। नटशेल में अगर कहें तो हम मदर से हमें हैप्पीनेस वगैरह का योग नहीं मिलता इस कंजंक्शन में, और इस कंजंक्शन में हमारी मदर की हेल्थ भी खराब होने के चांसेस बनते हैं। अगर ये कंजंक्शन किसी खराब घर में हो जाए, 6, 8, 12 में हो जाए, तो इसके बुरे रिजल्ट्स ज्यादा देखे गए हैं।
और इस कंजंक्शंस के कई चार्ट हमने काफ़ी ख़राब देखे हैं। यू शुड नॉट बी स्केयर्ड, लेकिन ये कंजंक्शन अगर आपके चार्ट में है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस कंजंक्शन पे किस ग्रह का बुरा प्रभाव ज़्यादा है, उस ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए। ग्रहों की रेमेडीज हमने अपनी दूसरी वीडियोस में आपको बताई हुई हैं, तो उन ग्रह की रेमेडीज करने से इस कंजंक्शन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। और दोस्तों, मून से हम अपनी इमोशंस भी देखते हैं, तो इमोशंस का रोल हमारी मैरिड लाइफ में भी होता है। अगर हमारा मन अच्छा नहीं है तो हमारी इट आल्सो इम्पैक्ट आवर मैरिड लाइफ। तो इस कंजंक्शन के होते हुए हमारी मैरिड लाइफ में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मैरिज को देखने के लिए या मैरिज की हैप्पीनेस को देखने के लिए हमें मून की कंडीशन जरूर देखनी पड़ती है। और मून इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और इसलिए ही मून चार्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर ये कंजंक्शन किसी अच्छे घर में है, अच्छे साइन में है, जहां पर चंद्र को बल मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर बचाव रहेगा। अगर चंद्र इस कंजंक्शन पे गुरु की दृष्टि आ जाए या ऊंच के गुरु की दृष्टि आ जाए, तो फिर इस कंजंक्शन में काफी इंप्रूवमेंट हो जाती है और हम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को टॉलरेट करके आगे निकल जाते हैं। कुल मिलाके इस कंजंक्शन में आपको काफी स्ट्रेस से निकलना पड़ेगा, काफी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा, काफी डिप्रेसिव रहना पड़ेगा और काफी मेंटल इनस्टेबिलिटी को फेस करना पड़ेगा। डिसीजंस लेने में काफी तकलीफ होगी और आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में भी ये ऑब्स्टेकल्स पैदा करेगी, और कुछ आपका बीमारी या हार्मोनल डिसऑर्डर वगैरह भी आपका रहेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि ये कंजंक्शन किस हाउस में बनी हुई है। जिस घर में भी ये कंजंक्शन बनी होती है, उस घर से रिलेटेड भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हम 3-4 घरों का बता देते हैं। अगर 5th हाउस में ये कंजंक्शन बन जाए तो हमारी लव लाइफ में फेलियर रहते हैं, और हमारी बुद्धि का घर है, हमारी बुद्धि में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, हमारा ब्रेन काम नहीं करता और हम हर्ट रहते हैं हमेशा। और अगर ये कंजंक्शन 7th हाउस में बने तो हमारी मैरिज को पूरी तरह से इम्पैक्ट कर देती है और मैरिड लाइफ में हमें काफ़ी ट्रबल्स को फेस करना पड़ता है। यही कंजंक्शन अगर हमारे डेस्टिनी में बन जाए तो हमारी डेस्टिनी वीक हो जाती है और हमें बड़ी हार्डशिप का सामना करना पड़ सकता है। यही कंजंक्शन अगर 2nd हाउस में बन जाए तो हमारी फैमिली से नहीं बनती, पेरेंटल फैमिली से ट्रबल्स रहती हैं, हम पैसा का इकट्ठा नहीं कर सकते, हमारा पैसा कहीं ना कहीं खराब होने की कगार पर रहता है। 11th हाउस में बन जाए तो भी हमें पैसा कमाने में ट्रबल्स रहती हैं, हमारा नेटवर्क सर्कल हमेशा हमें चीट करता है और हमारी जो डिजायर्स हैं वो पूरी होने में बड़ी तकलीफ रहती है। तो जिस घर में भी ये कंजंक्शन बन जाएगी उस घर को तो इम्पैक्ट करेगी, और ये जो प्लैनेट है जिन जिन चीजों के कारक हैं उन चीजों में भी हमें प्रॉब्लम पैदा करेगी। तो दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट कंजंक्शंस वी हैव एवर डिस्कस्ड। Please take care, and if you are liking our videos, please try to subscribe our channel. We'll see you soon. Have a good time. Take care of yourself and your parents, and have a good time. Thank you very much.